जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी, जो सर के द्वारा बिहार सामान्य ज्ञान का सेकेंड एडिशन बुक निकाला गया है, इसी को कंप्लीट कर रहे थे। और इसमें देखिए चैप्टर नंबर 3 करवा रहे थे। जो चैप्टर नंबर 3 है बिहार का प्राचीन इतिहास, इसी को करवा रहे थे। आज जो है ना ये चैप्टर लास्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो क्लास होगा ना लास्ट होगा, शायद 4 होगा और चौथा क्लास होगा। अगर इसके पहले का क्लास नहीं देखे सभी लोग देख लीजिएगा। सारा जो है ना चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 का भी सारा क्लास मिल जाएगा। प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिएगा, आपको जो है ना यहाँ पे सारा क्लास मिल जाएगा। तो आज इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 4 जो है स्टार्ट करेंगे। बाकी तो आपको पता है कि इसका जो है ना चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 और मॉडल प्रैक्टिस सेट ये सारा जो है ना करवा चुके हैं। तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा जो है ना शुरू से क्लास आपको मिल जाएगा। और बिहार स्पेशल का क्लास है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्लास को बारीकी से देखिए। आपका जो है ना बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, बिहार दरोगा हो या तो बीपीएससी हो, आपको सभी में जो है ना क्वेश्चन बिहार का स्पेशल से पूछा जाता है। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन रहेगा, इसलिए सभी लोग जो है ना क्लास को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ से देखिए स्टार्ट करेंगे। बिहार का क्या है, मौर्योत्तर काल है, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले जितने भी दिया हुआ है सारा हम करवा चुके हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बिहार क्या है, तो मौर्योत्तर काल है। इसी में क्या है, तो देखिए वंश क्या है, तो शुंग वंश है। आप ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आज ये चैप्टर जो है ना खत्म हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि मौर्योत्तर काल है, इसमें क्या है, तो शुंग वंश है। तो देखिए कह रहा है कि अगर बात करें कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो कौन था, पुष्यमित शुंग था। कौन था, पुष्यमित शुंग, ठीक है। अगर शुंग वंश का संस्थापक का बात करें तो कौन था, पुष्यमित शुंग था। और शुंग वंश की राजधानी बोलेगा तो कहाँ था, विदिशा। और शुंग वंश के प्रमुख शासक बोलेगा तो पुष्यमित शुंग, और क्या है, अग्निमित्र, और कौन है, तो देवभूति है। और शुंग वंश का अंतिम शासक बोलेगा तो कौन था, देवभूति। तो यहाँ पे जो है ना 3 पॉइंट याद रखिएगा। अगर शुंग वंश का संस्थापक बोलेगा तो क्या हो जाएगा, पुष्यमित शुंग। शुंग वंश की राजधानी बोलेगा तो क्या हो जाएगा, विदिशा। और शुंग वंश का अंतिम शासक बोलेगा तो क्या हो जाएगा, देवभूति। ये 3 पॉइंट जो है ना VVI है। चलिए आगे देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि मौर्यों के सेनापति पुष्यमित शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की जो है ना स्थापना की। तो यहाँ पे कह रहा है कि मौर्यों के सेनापति पुष्यमित शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या कर 185 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। और इसे जो है ना ब्राह्मण साम्राज्य भी कहा जाता है। और पतंजलि जो है ना पुष्यमित्र के दरबार में जो है ना रहते थे। तो क्वेश्चन पूछा है कि पतंजलि जो है ना किसके दरबार में रहते थे, तो पुष्यमित्र के दरबार में रहते थे। और पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, जिसमें पुरोहित को जो है ना पतंजलि थे। तो कह रहा है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, जिसके पुरोहित कौन थे, पतंजलि थे। और भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है, कह रहा है कि पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी की उपाधि जो है ना धारण की थी। पुष्यमित्र शुंग ने सेनानी की उपाधि धारण की थी। और नेक्स्ट कह रहा है कि पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को जो है ना नष्ट करवा दिया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया था। और इस काल को जो है ना वैदिक पुनर्जागरण का जो है ना काल कहा जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पुष्यमित्र शुंग के काल में ही पतंजलि ने महाभाष्य एवं मनु ने मनुस्मृति की रचना की थी। तो पुष्यमित्र शुंग के काल में ही ना क्या हुआ था, पतंजलि ने महाभाष्य की रचना किया था। और जो मनु थे वो मनुस्मृति की रचना किए। चलिए नेक्स्ट देखिए, कह रहा है उसके बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शासक बना। और इसी अग्निमित्र और मालविका से जुड़ी कहानी पर महाकवि कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम जो है नामक नाटक की क्या की रचना की। तो यहाँ पे कह रहा है उसके बाद उसका जो पुत्र था कौन था, अग्निमित्र शासक बना। और इसी अग्निमित्र और मालविका से जुड़ी कहानी पर महाकवि कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम की जो है नामक नाटक का क्या किया, तो रचना किया। और आगे कह रहा है कि शुंग शासक भागभद्र के दरबार में यूनानी राजदूत हेलियोडोरस आया था। तो शुंग शासक भागभद्र के दरबार में यूनानी राजदूत कौन आया था, हेलियोडोरस आया था। और नेक्स्ट कह रहा है कि शुंग काल में 185 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पर एवं डेमेट्रियस का जो है ना आक्रमण हुआ था। तो शुंग काल में 185 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पर एवं डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था। और नेक्स्ट करा कि गार्गी संहिता के अनुसार पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में यवनों ने पाटलिपुत्र पर क्या किया, तो आक्रमण किया। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट चैप्टर क्या है, नेक्स्ट मतलब टॉपिक क्या है, तो कण्व वंश है। कौन सा वंश है, तो कण्व वंश है, जिसका जो टाइम पीरियड था क्या था, तो 72 ईसा पूर्व से क्या है, 27 ईसा पूर्व है। अगर कण्व वंश का संस्थापक बोलेगा तो कौन थे, वासुदेव थे। कौन थे, वासुदेव थे, ठीक है, याद रखिएगा।
तो कण्व वंश का संस्थापक बोलेगा तो कौन था, तो वासुदेव थे। कण्व वंश की राजधानी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र। और कण्व वंश के प्रमुख शासक बोलेगा तो वसुदेव थे, भूमिदेव थे, और कौन थे, नारायण थे, और कौन थे, सुशर्मा थे। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि अगर पूछेगा कि कण्व वंश का अंतिम शासक कौन था, तो सुशर्मा था। तो यहाँ भी देखिए 3 पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि जो कण्व वंश का जो संस्थापक था कौन था, तो वसुदेव था। और कण्व वंश की राजधानी बोलेगा तो कहाँ थी, पाटलिपुत्र था। और कण्व वंश का अंतिम शासक बोलेगा तो कौन था, सुशर्मा था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि शुंग वंश के अंतिम शासक देवहूति की हत्या करके वासुदेव मतलब मंत्री ने कण्व वंश की स्थापना की। तो यहाँ पे कह रहा है कि शुंग वंश के अंतिम शासक देवहूति की हत्या करके वासुदेव मतलब मंत्री ने कण्व वंश की स्थापना की। और इस वंश का साम्राज्य केवल पाटलिपुत्र तक जो है ना सीमित हो गया था। और कण्व वंश क्या था, ब्राह्मण साम्राज्य था। कण्व वंश क्या था, ब्राह्मण साम्राज्य था। और कण्व वंश का वर्णन जो है ना सिर्फ पुराण में मिलता है। कहाँ मिलता है, पुराण में मिलता है। और कण्व वंश के अंतिम शासक बोलेगा तो कौन था, सुशर्मा था। और सुशर्मा का जो है ना आंध्र सातवाहनों ने आपदस्थ कर दिया था। और मित्र वंश के ने कुछ समय तक कण्व वंश के बाद पाटलिपुत्र पर जो है ना शासन किया था। तो मित्र वंश ने कुछ समय तक कण्व वंश के बाद पाटलिपुत्र पर शासन किया। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट वंश कौन सा है, तो कुषाण वंश है। कुषाण के बारे में जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कुषाण वंश। तो इसको देखते हैं। कह रहा है कि भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम हिंद यूनानी, उसके बाद कौन आया, शक आया, उसके बाद कौन आया, पल्लव, उसके बाद कौन आया, कुषाण। तो भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का जो क्रम है, पहले हिंद यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद पल्लव, उसके बाद कौन आया, कुषाण आया। तो कह रहा है कुषाण युग के अवशेष मगध के इलाकों से प्राप्त हुए हैं। और कुषाण वंश के संस्थापक बोलेगा तो कुजुल कन्फ्यूशियस थे। और कुषाण चीन के यूजी तोखरी जो है जाति से क्या थे, संबंधित थे। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि इस वंश का, कुषाण वंश का जो है ना सबसे प्रतापी अगर राजा पूछेगा तो कौन था, कनिष्क था। क से कुषाण, क से कनिष्क। तो सिंपल याद रखिएगा कि कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो कनिष्क था। और कुषाण वंश की राजधानी बोलेगा तो पुरुषपुर एवं क्या था, पुरुषपुर एवं पेशावर या मथुरा बोल सकते हैं, एवं मथुरा भी था। पुरुषपुर पेशावर एक ही है, या एवं मथुरा थी। और कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है। याद रखिएगा कि कनिष्क ने 78 ईस्वी मतलब गद्दी पर बैठा उसी समय जो है एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाया। और कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में करवाया था। और नेक्स्ट कह रहा है कि कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय क्या था, अनुयायी था। जो कनिष्क था वो बौद्ध धर्म के महान संप्रदाय का क्या था, अनुयायी था। और चीनी जनरल पेन चाओ ने कनिष्क को जो है ना हराया था। और भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने सोने के सिक्के जारी किए और कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। तो यहाँ पे दोनों जो पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि भारत में सबसे पहले किसने सोने के सिक्के जारी किया, तो कौन किया, हिंद यूनानियों ने किया। कौन किया, हिंद यूनानियों ने किया। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किसने किया, तो हिंद यूनानियों ने किया। और अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने जारी किया, तो कुषाणों ने किया। कौन किया, कुषाणों ने किया। और आगे देखिए कह रहा है कि कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था जिसने चरक संहिता की रचना की थी। और रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क के समय हुआ था। और कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। और इसी काल में जो है ना बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का जो है ना निर्माण हुआ। तो यहाँ पे कह रहा है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। और इसी काल में जो है ना बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का क्या हुआ, तो निर्माण हुआ। और आगे कह रहा है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र आक्रमण किया और बौद्ध भिक्षु जो है ना अश्वघोष को अपने साथ ले गया। और कुषाण कालीन नागार्जुन नालंदा के एक प्रसिद्ध रसायनविद थे। और प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण बीकर का आविष्कार नागार्जुन ने किया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि कुषाण कालीन नागार्जुन नालंदा के एक क्या थे, प्रसिद्ध रसायनविद थे। और प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण बीकर का आविष्कार किसने किया था, नागार्जुन ने किया था। और कुषाण साम्राज्य के बाद पाटलिपुत्र पर लिच्छवियों का जो है ना शासन रहा था। कुषाण साम्राज्य के बाद पाटलिपुत्र पर लिच्छवियों का शासन रहा। और कुषाण वंश का अंतिम शासक बोलेगा तो कौन था, वासुदेव था। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट चैप्टर क्या है, नेक्स्ट वंश क्या है, तो गुप्त वंश है। और यहाँ बात करें कि गुप्त वंश का जो संस्थापक था कौन था, श्रीगुप्त था। और गुप्त वंश की राजधानी बोलेगा तो कहाँ थी, पाटलिपुत्र थी। और गुप्त वंश का प्रमुख शासक बोलेगा घटोत्कच था, चंद्रगुप्त प्रथम था। और समुद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त द्वितीय था, कुमारगुप्त प्रथम था। और कौन था, स्कंदगुप्त था। ये क्या था, तो गुप्त वंश का जो है ना प्रमुख शासक था। और गुप्त वंश का अंतिम शासक बोलेगा तो कौन था, विष्णुगुप्त था। तो यहाँ भी 3 पॉइंट जरूर याद रखिएगा कि गुप्त वंश का संस्थापक बोलेगा तो कौन हो जाएगा, श्रीगुप्त। गुप्त वंश की राजधानी बोलेगा तो क्या हो जाएगा, तो पाटलिपुत्र हो जाएगा। और गुप्त वंश का अंतिम शासक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो विष्णुगुप्त हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखिए श्रीगुप्त के बारे में दिया हुआ है, करेक्ट। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने 240 से 280 ईसा पूर्व में की थी, ठीक है, याद रखिएगा। तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी और पूना से प्राप्त ताम्रपत्र में श्रीगुप्त ने आदिराज से संबोधित किया था। तो पूना से प्राप्त ताम्रपत्र में श्रीगुप्त को जो है ना आदिराज से संबोधित किया। आगे देखिए घटोत्कच के बारे में दिया, इसका जो टाइम पीरियड था 280 से जो है ना 319 ईसा पूर्व में था और यहाँ पे 280 ईस्वी से जो है 319 ईस्वी तक था, ठीक है। और ये जो घटोत्कच था किसका पुत्र था? श्रीगुप्त का पुत्र था। कौन था? पुत्र था, ठीक है। और वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा की जो है ना उपाधि धारण की थी। कौन? घटोत्कच था। आगे देखिए करा कि चंद्रगुप्त प्रथम, इसका जो टाइम पीरियड था 320 ईस्वी से 335 ईस्वी में था। और चंद्रगुप्त प्रथम जो है ना घटोत्कच का क्या था? पुत्र था। जो चंद्रगुप्त प्रथम था घटोत्कच का पुत्र था और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि जो है ना धारण किया था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि किसने धारण किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम किया था। और चंद्रगुप्त प्रथम जो था किसका पुत्र था? घटोत्कच का पुत्र था। उन्होंने गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत की, ठीक है। और उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर वैशाली राज्य जो है ना प्राप्त किया था। उन्होंने मतलब चंद्रगुप्त प्रथम ने राजकुमारी जो है ना लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह कर वैशाली राज्य क्या किया था? प्राप्त किया था। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि गुप्त काल में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त प्रथम ने ही सोने का सिक्का चलाया था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि गुप्त काल में सर्वप्रथम कौन सा शासक था जो सोने का सिक्का चलवाया था? चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। और इन स्वर्ण सिक्कों में पर एक तरफ जो है चंद्रगुप्त व कुमार देवी, दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति उत्कीर्ण किया गया था। तो यहाँ पे कह रहा है इन स्वर्ण सिक्कों पर एक तरफ चंद्रगुप्त और कुमार देवी एवं दूसरी तरफ लक्ष्मी की आकृति उत्कीर्ण किया गया। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौशल एवं कौशाम्बी पर विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। तो यहाँ पे कह रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कौशल एवं कौशाम्बी पर विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। और नहीं देखिए शासक कौन है? समुद्रगुप्त। इसका जो टाइम पीरियड था 335 ईस्वी से 375 ईस्वी तक था। तो इसके बारे में कह रहा है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र जो है ना समुद्रगुप्त सिंहासन पर जो है ना क्या हुआ? तो आसीन हुआ। तो समुद्रगुप्त कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो है ना पुत्र था, ठीक है। और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के गर्भ में समुद्रगुप्त का जन्म हुआ था। और आगे कह रहा इतिहासकार स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का जो है ना क्या क्या नेपोलियन कहकर संबोधित किया था। तो भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और यहाँ ईरान का नेपोलियन बोलेगा तो किसको बोलते हैं? नादिर शाह को बोलते हैं। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग पॉइंट याद रखिएगा। अगर भारत का नेपोलियन बोलेगा तो समुद्रगुप्त, ईरान का नेपोलियन बोलेगा तो नादिर शाह को कहा जाता है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता, विक्रमंक, परम भागवत, प्रथम गुप्त शासक की उपाधि जो है ना धारण किया था। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट कह रहा है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेधकर्ता, याद रखिएगा क्वेश्चन अगर पूछेगा कि अश्वमेधकर्ता का उपाधि किसने धारण किया था? समुद्रगुप्त ने किया था। विक्रमंक, परम भागवत जो है ना ये प्रथम गुप्त शासक था जो इसका जो है ना उपाधि धारण किया था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। और समुद्रगुप्त को जो है ना कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त को भी क्या कहा जाता था? कविराज भी कहा जाता था। और समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। उसने उत्तरार्थ के 9 राजाओं तथा दक्षिणापथ के 12 राजाओं को जो है ना विजित किया था। और नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है। और हरिसेन समुद्रगुप्त का क्या था? दरबारी कवि था। याद रखिएगा ना कि जो हरिसेन था वो क्या था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। और समुद्रगुप्त जो है ना वैष्णव धर्म को जो है ना मानता था। और नेक्स्ट कह रहा है कि समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के प्रमाण मिले हैं। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के क्या मिले हैं? तो प्रमाण मिले हैं। और नेक्स्ट कह रहा है कि काव्यालंकार सूत्र में समुद्रगुप्त का नाम चंद्रप्रकाश भी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कह रहा है कि समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त के शासक बनने का साक्ष्य मिला है, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या का स्वयं को क्या किया? शासक घोषित कर दिया। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त के शासक बनने का साक्ष्य मिला, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उसकी हत्या कर स्वयं को शासक घोषित कर दिया। और समुद्रगुप्त द्वारा स्वयं को इलाहाबाद स्तंभ लेख अर्थात प्रयाग प्रशस्ति में लिच्छवी दौहित्र कहा गया। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट शासक कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय आया। इसका जो टाइम पीरियड था 380 ईस्वी से 412 ईस्वी तक था। तो इसके बारे में कहा चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी में जो है ना क्या बना? तो शासक बना। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 ईस्वी में शासक बना। और देवी चंद्रगुप्तम एवं हर्षचरित में चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी मतलब शकों पर विजय प्राप्त करने वाला कहा गया है। और 389 ईस्वी में शकराज
रुद्र सिंह पर विजय प्राप्त करने की खुशी में उसने विक्रमादित्य की उपाधि जो है ना धारण की। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए और चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री की उपाधि धारण किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही क्या किया था, देवगुप्त, देवराज और देवश्री की उपाधि धारण किया था। सारा जो है ना 10 ही नाम है। देवगुप्त, देवराज और देवश्री की उपाधि किसने धारण किया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया था। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेर नाग से विवाह किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने ध्रुव देवी एवं कुबेर नाग से विवाह किया था। और साब जो है ना चंद्रगुप्त द्वितीय का क्या था, राजकवि था। और चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से कालिदास, धनवंतरी, अमर सिंह और क्या है, शंकु, छपनक, बेताल भट्ट, बरामिहिर, घट करपर और क्या है, बर रुचि थे। तो यहाँ पे कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से कालिदास, धनवंतरी, अमर सिंह, शंकु, छपनक, बेताल भट्ट और बरामिहिर, घटकपर और बरु रुचि थे। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया और 3 वर्षों तक जो है ना पाटलिपुत्र में रहा। तो यहाँ पे कह रहा है कि चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया और 3 वर्षों तक जो है ना पाटलिपुत्र में रहा। और आगे कह रहा है कि रजत चांदी के सिक्के की शुरुआत सर्वप्रथम इसी ने की थी, जिन्हें रूपक या जो है रुपये कहा जाता है। और मेहरौली जो है ना दिल्ली में स्थित लौह स्तंभ को चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। और नेक्स्ट कह रहा है कुमारगुप्त प्रथम, कुमारगुप्त का जो प्रथम जो जिसका जो टाइम पीरियड था 415 से जो है ना 455 ईस्वी तक था। ठीक है, तो जो कुमारगुप्त था इसका जो टाइम पीरियड का बात करें 415 से 455 ईस्वी तक था। तो इसी के बारे में कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र कुमारगुप्त प्रथम 415 ईस्वी में क्या बना, तो शासक बना। तो याद रखिए ना, जो कुमारगुप्त जो प्रथम था किसका पुत्र था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। और इसी के बारे में कह रहा है कुमारगुप्त प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो कुमारगुप्त प्रथम ने कौन सा यज्ञ करवाया था, तो अश्वमेध यज्ञ करवाया था। और कुमारगुप्त प्रथम ने महेंद्र द्वितीय की उपाधि जो है ना धारण की थी। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय हुई थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय हुआ था, कुमारगुप्त के समय हुआ था, इसी ने करवाया था। और गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और बाद में यह बौद्ध धर्म की शिक्षा का क्या बना, प्रमुख केंद्र बना। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम के ही क्या है, तो प्राप्त हुए हैं। तो गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख बोलेगा तो कुमारगुप्त प्रथम के ही प्राप्त हुए हैं। और मंदसौर अभिलेख वत्स भट्टी रचित प्रशास्त्री से कुमारगुप्त के बारे में विशेष जानकारी जो है ना प्राप्त होती है। और नेक्स्ट कह रहा है कि स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त के शासनकाल में पुष्यमित्र का आक्रमण हुआ था, जिसे रोकने के लिए कुमारगुप्त ने स्कंदगुप्त को जो है ना भेजा था। नहीं देखिए शासक कौन है, स्कंदगुप्त है। स्कंदगुप्त का जो टाइम पीरियड है, जो शासनकाल था कितना था, 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक था। और इसी के बारे में कह रहा है कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र स्कंदगुप्त शासक बना। तो जो स्कंदगुप्त था किसका पुत्र था, तो कुमारगुप्त प्रथम का था। तो आगे कह रहा है कि मध्य एशिया के बर्बर जाति हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ और स्कंदगुप्त ने ह्यूनों को जो है ना पराजित कर भारत से बाहर क्या किया, खदेड़ दिया। और इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है और अभिलेखों में हुनों को जो है ना मच्छे कहा गया है। तो याद रखिए ना कि मध्य एशिया के बर्बर जाति हुनों का जो है ना, मध्य एशिया के बर्बर जाति हुनों का आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ और स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित कर भारत से बाहर क्या किया, खदेड़ दिया। और इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है और अभिलेखों में हुनों को मलेच्छ कहा गया है। नहीं देखिए कह रहा है स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित कर पुनर्द्वार किया। और जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कंदगुप्त ने मलेच्छों मतलब हुनों के आक्रमण को विफल कर दिया। और कौम अभिलेख के अनुसार उसकी उपाधि सक्रादित्य थी। इतिहासकार B.S. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को जो है ना स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई। तो इतिहासकार B.S. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की जो है ना संज्ञा दी। नेक्स्ट कह रहा है कि गुप्त वंश का अंतिम शासक बोलेगा तो कौन था, विष्णुगुप्त था। और नहीं देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया है गुप्त काल से संबंधित जो है ना महत्वपूर्ण तथ्य है। तो देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला कह रहा है कि पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा गया। याद रखिए ना कि गुप्त काल में जो है ना पुलिस विभाग के साधारण कर्मचारियों को क्या कहा गया, तो चाट एवं भाट कहा गया। और पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी दंड पासी कहलाता था। पुलिस विभाग का जो है ना मुख्य अधिकारी दंड पासी कहलाता था। और ग्राम सभा का मुखिया ग्रामी कहलाता था एवं अन्य सदस्य जो है ना महत्तर कहलाते थे।
और नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि ग्राम समूहों की छोटी सी इकाई को जो है ना पेट कहा जाता था। ग्राम समूहों की छोटी इकाई को पेट कहा जाता था और सिंचाई के लिए रहट या घंटी यंत्र का जो है ना प्रयोग होता है। और श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठ कहा जाता है। और गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक जो है ना महत्वपूर्ण क्या था, व्यापारिक केंद्र था। तो गुप्त काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या था, व्यापारिक केंद्र था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जो है ना जारी की थी। तो गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक जो है स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था और इसकी स्वर्ण मुद्राओं को जो है ना दिनार कहा गया है। आगे कह रहा है कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कब और किसके अभिलेख में मिलता है। तो सिंपल याद रखिए कि पहली बार किसी के सती होने का जो प्रमाण मिलता है 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। और गुप्त काल में पलकानव ने पशु चिकित्सा पर जो है ना हस्तायुर्वेद लिखा था। और संस्कृत गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। और गुप्त काल में चांदी के सिक्कों का जो है ना रुपये कहा जाता है। और नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की क्या है, महत्वपूर्ण विशेषता थी। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो बिहार का क्या है, गुप्तोत्तर काल है। इसमें वंश क्या है, तो पाल वंश है। तो देखिए पाल वंश का अगर संस्थापक पूछेगा तो कौन है, गोपाल है। और सर्वश्रेष्ठ बोलेगा कि पाल वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था, तो धर्मपाल और कौन था, देवपाल था। और पाल वंश का द्वितीय संस्थापक बोलेगा तो महिपाल प्रथम था। और पाल वंश का अंतिम शासक बोलेगा तो कौन होगा, रामपाल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना यहाँ भी तीनों पॉइंट याद रखिए। अगर पाल वंश का संस्थापक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, गोपाल। और पाल वंश का द्वितीय संस्थापक बोलेगा तो महिपाल प्रथम। और पाल वंश का अंतिम शासक बोलेगा तो कौन हो जाएंगे, रामपाल हो जाएंगे। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि नालंदा एवं कुकरीहार कहाँ है, तो गया में है। गया से पालकालीन सांचे में ढली कांस्य प्रतिमाओं के साँच मिले हैं। और पाल शासक पाटलिपुत्र से अपना आदेश पारित करते हैं। और नेक्स्ट कह रहा है कि हर्षवर्धन के पतन के बाद बिहार बंगाल क्षेत्र में एक शक्तिशाली वंश के रूप में पाल वंश का उदय हुआ। याद रखिएगा ना कि हर्षवर्धन के पतन के बाद बिहार बंगाल क्षेत्र में एक शक्तिशाली वंश के रूप में जो है ना पाल वंश का क्या हुआ, तो उदय हुआ। और पाल जो है ना शासक बौद्ध धर्म के क्या थे, अनुयायी थे। इसी में देखिए पहला शासक कौन है, गोपाल। गोपाल का जो है टाइम पीरियड था, जो समय काल था 750 से 770 ईस्वी तक था। तो कह रहे गोपाल जो है ना पाल वंश का क्या था, संस्थापक था। और बंगाल के सामंतों एवं आम जनता द्वारा गोपाल के शासक को जो चुना गया था। और गोपाल ने बिहार से नालंदा में हिरन प्रभात पर्वत पर पंचानन नदी के तट पर उदनपुरी महाविहार एवं विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और उदनपुरी महाविहार पंचायन नदी किनारे क्या है, तो स्थित है। और पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया। और याद रखिए नेक्स्ट शासक कौन था, धर्मपाल था। देखिए यहाँ पे अगर गोपाल के बाद कौन शासक आया, तो धर्मपाल आया। ठीक है, तो इसमें जो है ना 2 ही पॉइंट याद रखिएगा। गोपाल क्या था, तो पाल वंश का संस्थापक था। और गोपाल ने जो है ना बिहार शरीफ में मतलब नालंदा में पड़ता है, हिरन प्रभात पर्वत पर पंचायन नदी के तट पर उदनपुरी महाविहार एवं विश्वविद्यालय की क्या की स्थापना किया। कौन किया, गोपाल किया। आगे देखिए कह रहा है कि पाल शासकों में बौद्ध धर्म के महान संप्रदाय को क्या विशेष प्रोत्साहन दिया गया था। चलिए आगे देखिए कर नेक्स्ट शासक कौन है, धर्मपाल है। धर्मपाल का जो शासन काल था 770 से 810 ईस्वी तक था। तो कह रहा है गोपाल के बाद जो है धर्मपाल शासक बना। और ध्रुव के दक्षिण लौटने पर धर्मपाल ने कनौज पर आक्रमण कर इंद्रायुध को परास्त कर अपने समर्थक तथा चकायुध का कन्नौज का शासक नियुक्त किया गया। तो कह रहा है कि ध्रुव के दक्षिण लौटने पर धर्मपाल ने कन्नौज पर आक्रमण कर इंद्रायुध को परास्त कर अपने समर्थक तथा चक्रायुध को कन्नौज का शासक नियुक्त किया। और धर्मपाल के शासक काल में पाल वंश जो है ना गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट वंश के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। और नेक्स्ट कह रहा है कि धर्मपाल को प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने पराजित किया था। तो धर्मपाल को प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने पराजित किया था। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है धर्मपाल ने भागलपुर जिले के अतिचक गांव में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना तथा बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पे कह रहा है कि धर्मपाल ने भागलपुर जिले के अतिचक गांव में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना तथा बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया था। और संपूरा महाविहार बांग्लादेश के नवगांव जिले के पहाड़पुर गांव में का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। और वर्तमान यह यूनेस्को विश्व विरासत सूची में क्या है, तो शामिल है। और नेक्स्ट कह रहा है कि धर्मपाल को अभिलेखों में परम सौगात कहा गया है। धर्मपाल को अभिलेखों में परम सौगात कहा गया है। गुजराती कवि सोडल ने इसे उत्तरापथ स्वामीन कहा गया है। तो धर्मपाल को अभिलेखों में क्या कहा गया है, परम सौगात कहा गया है। गुजराती कवि सोडल ने इसे उत्तरापथ स्वामीन कहा है। ठीक है,
आगे देखिए नई शासक कौन है, देवपाल है। देवपाल का जो शासन काल था 810 ईस्वी से 850 ईस्वी तक था। तो कह रहा है कि धर्मपाल के बाद पाल वंश का सबसे शासक देवपाल था। धर्मपाल के बाद पाल वंश का सबसे शासक बोलेगा तो कौन था, देवपाल था। और देवपाल की माता का नाम रत्ना देवी था। इसने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया कौन, देवपाल। और उसने प्रतिहार, नरेश, नागभट्ट द्वितीय तथा कंबोज के हुनु को जो है ना पराजित किया था। और नेक्स्ट करा इसने जावा, सुमात्रा मतलब इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव को नालंदा में बिहार बनाने हेतु 5 गांव क्या किया था, प्रदान किया था। और अरबी यात्री सुलेमान ने समकालीन सभी शासकों में देवपाल को सर्वश्रेष्ठ शासक माना है। और अरबों द्वारा पाल राज को क्या किया, रूहमा कहा जाता है। अरबों द्वारा पाल राज को क्या कहा गया है, रूहमा कहा गया है। और पाल कालीन मूर्ति कला धीमन एवं विठल पाल, धर्मपाल एवं देवपाल के क्या थे, समकालीन थे। और नहीं देखिए शासक कौन था, महिपाल प्रथम था। तो महिपाल प्रथम के बारे में बोल रहा है कि उसने कह रहा है कि महिपाल प्रथम के बारे में उसे पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। महिपाल प्रथम को जो है ना पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। और इसके समय राजेंद्र चोल ने बंगाल पर जो है आक्रमण किया था। और बौद्ध भिक्षु अति दीपंकर के नेतृत्व में इसने तिब्बत में एक दूत मंडल भेजा था। नहीं देखिए कौन शासक है, तो रामपाल है। तो रामपाल के बारे में बोल रहा है कि रामपाल पाल वंश का क्या था, अंतिम शासक था। और इसी के शासनकाल में कैवर्त विद्रोह हुआ था। और संध्याकर नदी की रचना रामचरित रामपाल से संबंधित है। और नहीं देखिए कह रहा है कि बिहार, नेक्स्ट जो टॉपिक क्या है, तो बिहार का क्या है, तो सेन वंश है। क्या है, तो सेन वंश है। तो सेन वंश के बारे में देखिए, ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि पाल वंश के पतन के बाद जो है ना सेन वंश की स्थापना हुई। तो पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश की स्थापना हुई। और राजधानी बोलेगा तो कहाँ था, नदिया और क्या है, लखनऊती था। और सेन वंश के संस्थापक बोलेगा तो सामंत सेन, जो पालों के अधीनस्थ क्या था, सामंत था। और इस वंश का शक्तिशाली शासक बोलेगा तो कौन था, मतलब पाल सेन वंश का शक्तिशाली शासक बोलेगा तो कौन था, विजय सेन था। और सेन वंश का अंतिम शासक बोलेगा तो लक्ष्मण सेन था। तो यहाँ पे याद रखिएगा ना कि सेन वंश जो था ना, पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश का स्थापना हुआ। और सेन वंश का अगर राजधानी पूछेगा तो नदिया और क्या था, लखनऊती था। और सेन वंश के संस्थापक बोलेगा तो कौन था, सामंत सेन था। और सेन वंश का अगर शक्तिशाली शासक पूछेगा तो विजय सेन था। और सेन वंश का अंतिम शासक बोलेगा तो लक्ष्मण सेन था। और विजय सेन का वर्णन देवपाड़ा ताम्रपात्र बंगाल में मिलता है। और विजय सेन ने दान सागर और अद्भुत सागर नामक 2 पुस्तकों की रचना की थी। तो विजय जो सेन था, दान सागर और अद्भुत सागर नामक 2 पुस्तकों की रचना की थी। और गीत गोविंद के रचयिता जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। और विजय सेन शैव धर्म एवं लक्ष्मण सेन वैष्णव धर्म का जो है ना अनुयायी था। विजय सेन जो था शैव धर्म का, और लक्ष्मण सेन जो था वैष्णव धर्म का क्या था, तो अनुयायी था। और बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को पराजित कर बिहार बंगाल को तुर्कों के जो है ना अधीन कर दिया था। तो बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को पराजित कर बिहार बंगाल को क्या किया, तुर्कों के अधीन कर दिया। ठीक है, तो ये रहा बिहार का प्राचीन इतिहास रहा। पूरा चैप्टर खत्म हो गया। तो लगभग जो है ना सारा प्लेलिस्ट आप चेक कीजिए, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। अगर बोलिएगा तो जो है ना एक क्लास में आपको सारा बिहार का जो प्राचीन इतिहास का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, आपको सारा जो है ना एक क्लास में फिर से रिवाइज करवा देंगे कि ताकि आपका जो है ना अच्छे से फिर से दोबारा आपका क्या हो, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जैसा होगा आप बताइएगा। ठीक है, एक क्लास में आपको सारा रिवीजन करवा देंगे। और बाकी जिनको भी बिहार दरोगा का जो है ना होमवर्क से ज्वाइन करना है, तो ये देखिए इसमें जो है ना अब लिमिटेड सीट है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो लगभग 20 से 30 को और एडमिशन होगा। उसके बाद जो है ना उसको हम बंद कर देंगे, क्योंकि बैच तो स्टार्ट हो चुका ही है। मतलब लगभग 2 सप्ताह से ऊपर हो गया है। तो जिनको भी लगता है कि हमें बिहार दरोगा का शुरू से तैयारी करना है, मेरा बात को समझिए। अगर कोई लगता है ना कि आपको अगर आपका पढ़ाई हो रहा है तो पढ़िए, ऐसा कोई बात नहीं कि आप राहुल स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा पेड बैच तभी आप ऐसा हो, मतलब आपका ये होगा। लेकिन अगर लगता है ना कि हमें बुक से पढ़ना है, बुक्स देखिए आप कितना ही पढ़ लीजिए, आपका बुक पढ़िएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें क्या है ना कि घटनाचक्र का सभी बुक करवाया जा रहा है, मतलब पर डे पेज बाई पेज करवाया जा रहा है। आपको होमवर्क दिया जाता है, उसको पढ़ना है। और इसमें देखिए क्वेश्चन बैंक तो लगभग इसमें 80% जो है समाप्त हो गया, 20% बच रहा है। मतलब इसमें नहीं बात कर रहे हैं हम फर्स्ट सेकंड का बैच बात कर रहे हैं। बाकी इसमें भी करवाया गया है लगभग सर के द्वारा, जो रोशन सर के द्वारा होमवर्क मिलता था जो दरोगा बैच में, फर्स्ट दरोगा बैच में, फर्स्ट दरोगा बैच में, तो उसी के अनुसार जो इसमें होमवर्क करवाते थे। तो ये जो क्वेश्चन बैंक चल रहा है मतलब, और इसमें लूसेंट समान ज्ञान चल रहा है और लूसेंट सब्जेक्टिव, और इसमें एनसीईआरटी सार संग्रह चल रहा है। लास्ट में जो है ना आपका देशी का समान ज्ञान भी आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेगा सारा हम करवा देंगे। और बाकी इसमें देखिए सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। लगभग आपका
या तो खाकी सीरीज हो, एडुटेरिया का हो, एसआर क्लासेस का हो, चाहे ड्रीम डोज का हो, या तो फिर प्लेटफॉर्म का हो, ये सारा आपको प्रैक्टिस सेट इस ग्रुप में करवाया जाएगा। तो जिनको भी लगता है कि हमें बुक नहीं ले पाते हैं या तो हम दूर हैं, हमें दिक्कत होता है प्रैक्टिस सेट करने में, होमवर्क करने में कम दिक्कत होता है, मतलब हम लगता है कि हाँ हमें घटना चाहिए बुक रहता तो हम होमवर्क कर पाते, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। ये आपका जब तक पूरा खत्म नहीं हो जाए तब तक ये जो है ना आपका ग्रुप चलते रहेगा। इसका फ़ी का बात करें 149 है। तो आप सारा डिटेल जो है टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक पर क्लिक करके उसमें 21,000 प्लस मेंबर उसी को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे टेस्ट PDF सारा करंट वगैरह सारा कुछ वहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है, और इस क्लास का फुल PDF जो है ना आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे बिहार का जो प्राचीन इतिहास का जो चैप्टर है आपको सारा वहाँ पे जो है ना डाल देंगे, ठीक है। और बाकी जिनको ज्वाइन करना है सारा डिटेल दिया हुआ है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा 7549392490 7549392490। इस नंबर पे कॉल कर ले, आपको सारा जानकारी मिल जाएगा अगर कुछ डाउट हो तो। और जिनको भी बिहार पुलिस का होमवर्क से ज्वाइन करना है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। बिहार पुलिस अगर लास्ट समय में आप चाहते हैं ना कि मेरा बुक से रिवीजन हो तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इसमें देखिए लूसेंट सब्जेक्टिव चल रहा है, NCERT सार संग्रह चल रहा है। देखिए लूसेंट जो है ना ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो गया, एक दिन का होमवर्क मिला है, बाकी आगे जो है ना आपका मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। तो जिनको भी बिहार पुलिस का होमवर्क से ज्वाइन करना है इसको ज्वाइन कीजिए। इसमें देखिए इसका जो है ना लगभग आपका इसमें हम 36 PY को करवा चुके हैं। इसमें 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट चल चुका है, बाकी प्लेटफॉर्म का भी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। बाकी देखिए उत्कर्ष क्लास का भी प्रैक्टिस सेट इसमें करवाएंगे। तो जिनको भी लगता है कि हमें प्रैक्टिस सेट प्लस होमवर्क साथ में कंप्लीट करना है तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। और एक टेस्ट होता है शाम में 3 बजे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नंबर 1 ग्रुप टेस्ट सीरीज के नाम से ग्रुप है, उसमें लगभग 9,000 प्लस मेंबर है। उसमें शाम में डेली 3 बजे टेस्ट होता है, लगभग 500 लोग टेस्ट लगाते हैं। उसका टेस्ट का जो लेवल रहता है ना आप लगा के देखिए, अगर नहीं लगाए होंगे लगा के देखिए, बहुत मेहनत जो उस पर किया जाता है। तो उस टेस्ट को जरूर दीजिए, या तो बिहार दरोगा वाले हो, या तो बिहार पुलिस वाले हो, या तो बिहार SSC वाले हो, या तो BPSC वाले हो, सभी लोग उस टेस्ट को जरूर दीजिए और इसको ज्वाइन कीजिए। इसका कुछ नहीं फ़ी है, 99 रुपये फ़ी है। अगर एक प्रैक्टिस सेट भी अगर आप लगा लेते हैं तो आपको सारा जो है ना पैसा वसूल हो जाएगा, लेकिन इसमें सारा कुछ करवाया जा रहा है, आपका एग्जाम तक चलेगा। इसको ज्वाइन कीजिए, इसमें सारा कुछ करवाया जा रहा है, ठीक है। और बाकी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और सभी ग्रुप में जो है ना क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। हर एक के पास जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप पहुंचाइए कि हाँ आपका जो है ना आपके लिए दिन दुगुना रात चौगुना जो है ना आपके लिए राहुल स्टडी ग्रुप मेहनत करे। तो सभी को धन्यवाद क्लास देखने के लिए, और सभी लोग को जो है ना क्लास को ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा क्लास को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।